भारत में क्यों नहीं मिलता मुस्लिम प्रतिनिधित्व। आपने एक बात देखी होगी कि भारत में मुसलमानों को अक्सर वोट बैंक कहा जाता है। वे एक तरफा वोटिंग करते भी हैं, परंतु कभी उनमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता। अधिकतर जो पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, उन्हें मुस्लिम प्रतिनिधित्व को खोजने में बड़ी समस्याएं आती हैं। इक्का दिक्का कुछ लोग हैं, मगर आज भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे कई लोगों को इन पार्टियों का मुखिया माना जाता है, जो पार्टियां इन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। ऐसा आरोप एक दूसरे पर राजनीतिक दल लगाते हैं। आइए समझते हैं उन समस्याओं को जिनके कारण भारत में मुस्लिम नेतृत्व उभर नहीं पा रहा है। मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर मुसलमानों में दो लोकप्रिय विचार हैं। पहला, मुस्लिम लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति उनका नेता हो वह स्वयं इस्लाम का कट्टरता से पालन करता हो, वही उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी वाला हो। दूसरे, मुसलमान उदारता के साथ परिवर्तन नहीं अपनाते हैं। उनके साथ समस्या यह है कि वे किसी भी हालत में आज अपने धर्म में अधिक दिलचस्पी लेते हैं, राजनीतिक और सामाजिक चीजों में नहीं। उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो आज ही चाहिए। आज, अभी या जल्दी से जल्दी क्या मिल सकता है, इस पर अधिक जोर होता है। दूसरा, इस्लाम के मानने वालों ने अपने नियमों में परिवर्तन करना कभी भी उचित नहीं समझा, या ये समझे कि वे परिवर्तन पसंद लोग नहीं होते। पूरा समाज आज भी 1000 साल पहले बने नियम और कानून मानता है और पूरी शिद्दत से मानता है। सामान्य अर्थों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को एक मानक आदर्श रूप की हमेशा तलाश रहती है। वे एपीजे अबुल कलाम साहब हों या आज के समय में आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग हों, ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व नहीं मानते। यह तर्क दिया जाता है कि विधायी निकायों में मुस्लिम सांसदों और विधायकों की पर्याप्त उपस्थिति नहीं है और इसी कारण लोकतंत्र की राजनीति सुचारू रूप से मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है। इसलिए मुसलमानों को हमेशा राजनीति में नए नए समीकरणों में उलझना पड़ता है। कभी उन्हें दलितों के साथ जोड़ा जाता है, कभी यादवों के साथ जोड़कर समीकरण बनाए जाते हैं और इस प्रकार वह एक जोड़ तोड़ का हिस्सा भर बने रह जाते हैं। यह मान लिया गया है कि मुसलमानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और आम मुसलमानों के बीच सीधा पारस्परिक संबंध है। यही लोग मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो दिशा दिखाएंगे उस पर मुसलमान चलेंगे, भले ही वह किसी क्षेत्र का मौलवी हो या किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले सज्जन। मतलब यहाँ राजनीति, दर्शन और समाजशास्त्र सभी को एक ही मान लिया गया है। कई बार धार्मिक नेता जीवन शैली, कर्म और यहाँ तक कि राजनीतिक भविष्य भी तय करते हैं। इसलिए भारत की कुल मुस्लिम आबादी में निर्वाचित मुस्लिम सांसदों और विधायकों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत कम दिखती है। राजनीतिक व्याख्याकारों का एक वर्ग यह मानता है कि मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण मुसलमानों का कम शिक्षित होना भी है। सच्चर आयोग की रिपोर्ट यह कहती है कि मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व राष्ट्र के लिए आवश्यक और लोकतांत्रिक रूप से वांछनीय है। इसके उलट भाजपा नेता अक्सर यह तर्क देते हैं कि भारतीय संविधान सकारात्मक कार्यों के लिए धर्म को एक मानदंड के रूप में मान्यता नहीं देता। इसलिए प्रतिनिधित्व की बात तो की जाती है,
और उसके लिए व्यक्ति का मुसलमान होना आवश्यक नहीं है। यानी एक गैर मुस्लिम व्यक्ति भी मुसलमानों या सिखों या जैन या किसी भी धर्म के लोगों के प्रतिनिधि बन सकता है। अलग मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विचार कानूनी रूप से टिक नहीं पाता और यही कारण है कि राजनीतिक रूप से इस विचार को विभाजनकारी माना जाता है। इस तर्क के अनुसार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे लोकप्रिय नारे मुसलमानों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। या कई गैर मुस्लिम भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यह बात भाजपा और उसके अनुषंगिक संगठनों द्वारा समाज में समझाई जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि मुसलमान एक लामबंद धार्मिक समुदाय के तौर पर राजनीति में भाग लेते हैं। वे एक बार जो दिशा तय कर लेते हैं वे उसी दिशा में चलते हैं और जिस पार्टी को तय कर लेते हैं उसे ही वोट करते हैं। कई सर्वेक्षणों के अनुसार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सेवा जैसे मुद्दे आज भी मतदान में मुसलमानों की पसंद निर्धारित नहीं करते। उन्हें लगता है कि सरकारी योजनाएं और रोजगार के अवसर उनके लिए नहीं हैं। इसलिए वे आज भी अपनी राजनीतिक दिशा धार्मिक स्थलों पर तय करते हैं। जो भी उनका प्रतिनिधित्व करना चाहता है उसे सिर्फ इन धार्मिक नुमाइंदों को समझाना होता है। फिर एक बड़ी आबादी का असल विकास एक तरफ रह जाता है और मुसलमान अपने आप को समाज की दूसरे कोने में खड़ा पाता है। अब उसे समझाया जाता है कि तुम्हारे साथ भेदभाव हुआ है। निश्चय ही धर्म पर आधारित प्रतिनिधित्व को राजनीतिक नीति निर्धारण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलना चाहिए। मुसलमानों को राजनीतिक जीवन से जुड़े मुस्लिम व्यक्तियों को चुनाव में हमेशा प्राथमिक देना सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों में प्रतिनिधित्व का यह संकट अभी ताज़ा है। मुस्लिमों में राजनीतिक पहचान का जटिल इतिहास रहा है। औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना, उसकी बेहद सांप्रदायिक राजनीति, अलग मतदाता संघ, उन्हें प्राथमिकता देने वाली प्रणाली और अंततः भारत पाक के बंटवारे से संबंधित दो देशों के सिद्धांत पर आधारित पाकिस्तान के निर्माण की मांग उसे अलग दर्जा देती है। यानी भारत के लोग मुस्लिम लीग को बहुत अधिक पसंद नहीं करते। इसके बाद मुसलमानों की दुर्दशा बढ़ जाने से उसे अलगाववादी और अदूरदर्शी भी मान लिया गया। हमें याद रखना होगा कि साम्राज्यवादी मुस्लिम राजनीति अलग प्रकार के प्रतिनिधित्व के तर्क पर आधारित थी। उस दौर में कुलीन वर्ग और प्रभावशाली मुसलमानों को मतदान का अधिकार था। दावा किया जाता है कि ये मुस्लिम नेता ही गरीब मुसलमानों के राजनीतिक संरक्षक थे। 1951 के बाद परिदृश्य एकदम ही अलग हो गया। भारत के संविधान में प्रतिनिधित्व के रूप में संप्रदायों को आधार नहीं बनाया गया था। एक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समकालीन मुस्लिम राजनीतिक पहचान को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। मुसलमानों में सांस्कृतिक रूप से विविधता रखने वाले कई समुदाय भी हैं, जो अपने आप को मुस्लिम के रूप में परिभाषित तो करते हैं, पर ये मुस्लिम संप्रदाय से हर तरह से अलग हैं। जैसे अहमदिया, बोहरा या इस्माइली, ये फिरके जाति, वर्ग, क्षेत्र और धार्मिक आधार पर बंटे हुए हैं। ऐसे तो शिया और सुन्नी समुदायों में भी बहुत से फिरके हैं। फिर सोच में भी देवबंदी, बरेलवी इत्यादि की सोच अलग अलग होती है। स्पष्टतः ऐसे समजातीय मुस्लिम समुदाय अनेक प्रकार से चुनावी प्रणालियों में भाग लेकर वास्तविक मुस्लिम भावना को नष्ट कर डालते हैं। चुनाव क्षेत्र में हर स्तर पर मुसलमानों की भागीदारी इस वर्चस्व को दिखाने का प्रयास करती है। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से बटे हुए हैं। मुसलमान या इस्लाम शब्द का उच्चारण करते ही वे एकजुट हो जाते हैं, पर अपने आप को सामूहिक रूप से भारतीय मुसलमान कहने में उन्हें आज भी परेशानी है।
सामूहिक मुस्लिम पहचान दो संबद्ध तरीकों से बनती है। पहली, राजनीतिक वर्ग में एक धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर, जो अपने संवैधानिक दर्जे को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए अपने आप को मुस्लिम कहता है। या दूसरी, जो उन्हें देश विरोधी अलगाववादियों के रूप में रखती है। उन्हें भी नहीं पता कि अगर वे भारतीय मुस्लिम नहीं हैं तो फिर क्या हैं या क्या होना चाहते हैं। धार्मिक एकता मुस्लिम समुदायों को बेहद प्रभावित करती है। वे अपने आप को अखिल भारतीय समुदाय मानने लगते हैं। इस प्रक्रिया में मुस्लिम भावना का एक विमर्श पैदा होता है, मुस्लिम ब्रदरहुड, जो मुसलमानों के अधिकारों, विशेष अधिकारों, कर्तव्यों, कार्यों और सामूहिक तकलीफों के इर्द गिर्द घूमता है। ये बहुत अच्छा भी है, परंतु इस विमर्श को लाने वाले जब कोरोना वैक्सीन का विरोध यह कहकर करते हैं कि इससे मुसलमान नपुंसक हो जाएंगे, तो यह समूह अदूरदर्शी लगने लगता है। भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोगों के बारे में आइए बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के वर्चस्व वाले विमर्श में एक मुस्लिम नेता के रूप में अपनी जगह बना ली है। मुसलमान बड़ी तादाद में देश भर में आयोजित उनकी रैलियों और सार्वजनिक बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन भारी जन समर्थन के बावजूद ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन चुनावी लाभ के लिए अभी तक मुसलमानों के बीच भारी जोश पैदा नहीं कर सकी है। मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन को चुनाव क्षेत्र के स्तर पर खारिज कर देते हैं, क्योंकि इसकी धार्मिक अपील हमेशा धार्मिक चुनाव क्षेत्र के स्तर पर उसके जटिल सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के रूप में नहीं होती। दूसरे शब्दों में, ओवैसी सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तब कर पाएंगे जब वे मुस्लिम भावना के वाहक बनेंगे। वे हैदराबाद के बाहर के चुनाव क्षेत्रों में या उस मामले में जहां उनकी पार्टी का मतदाताओं के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं होता, एक गौण कारक ही बनकर रह जाते हैं। इसका मतलब है कि वास्तविक मुस्लिम भावना निरंतर अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को ही अपना प्रतिनिधित्व मानती है। यह कहना उचित होगा कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वही कर सकता है जो उनकी सोच को विकसित कर सके, उनके जैसा दिखे और उनके करीब रहे। जैसे ही इन तीनों बातों में से एक भी बात नहीं मिलती, मुसलमान दिग्भ्रमित हो जाते हैं और फिर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। ये था भारतीय संदर्भों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के उदय की कठिनाइयों का प्रथम भाग। आगे इस तरह की चर्चा जारी रखेंगे और हम खोजेंगे एक ऐसे प्रतिनिधि को जो मुसलमान भी हो और सही मायनों में इस्लाम धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व भी करता हो।